सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर्स एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों आज हम यूबीएससी उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10th क्लास के मैथ के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। यानी कि जो बच्चे देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, दोनों के लिए है। तो इसमें हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक पूरे। और मैं बता दूं आपको, आप ये भी बताना कि आप ये सॉल्यूशन देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन दबा देना और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी देख पाएँ और वो अपने सॉल्यूशंस को मैच कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। ऑलरेडी मैंने बता दिया, और इसमें 30 क्वेश्चन के जो हैं आपके वो सॉल्व किए गए हैं। साथ ही साथ जो और ऑप्शन है वो भी सॉल्व किए गए हैं। तो जिसने और ऑप्शन किया है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था आपका, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कौन सा होता है। तो उसका आंसर आपने सही लिखा होगा। फर्स्ट ऑप्शन था √3। सेकंड ऑप्शन जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था द्विघात बहुपद की घात होती है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी होती है। तो उसकी घात 2 होती है। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि 4, 10, 16 और 22 का अगला पद क्या होगा। तो आंसर तो था 28, लेकिन वो कैसे होगा। तो हमारे पास पहला पद दिया हुआ था, यानी कि ए दिया हुआ था 4, और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ था। हमें निकालना होता है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो हम निकाल देंगे, फर्स्ट टर्म था हमारा 4 और सेकंड टर्म था 10। तो 10 - 4 = 6। तो हमें निकालना था, 4 पद दे रखे थे और हमें 5वां पद निकालना था। तो A5 होता है आपका A + 4D, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाती है 28। हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी। तो इस पे आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको बताना था जब परिमाप और क्षेत्रफल बराबर होती हैं किसी वृत्त की तो त्रिज्या क्या होगी उसकी। यानी कि पेरीमीटर और एंड एरिया अगर इक्वल हो किसी का सर्किल का, तो उसका रेडियस क्या होगा। तो हमें बस सॉल्व करना था। अगर सॉल्व करके आपको आता है तो ठीक है। उसका राइट ऑप्शन था पहला, जो आंसर आना था 2। और ये क्यों आना था, तो हमने क्या करा, पेरीमीटर और एरिया को दोनों को लिख दिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया होता है πr²। दोनों को बोला उसने इक्वल है, दोनों को इक्वेट किया। और देखो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पाई से पाई कट गया, r² में से एक r कट गया, और आपका बचा क्या, आपके पास बचा केवल r = 2 यूनिट। तो 2 यूनिट इसका आंसर होने वाला था। फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, जो घटना घटित होती है या जो निश्चित घटित होती है, यानी इवेंट जो श्योर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी प्रायिकता क्या होती है। तो उसकी हमेशा प्रायिकता 1 होती है। तो ये आंसर इसका थर्ड था जो सही था। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक समीकरण दी हुई थी, यानी एक इक्वेशन दी हुई थी ये वाली, और इसको सॉल्व करना था। और सॉल्व करके हमने क्या करा, जस्ट इस इक्वेशन में से x² इधर था, हम -9 को इधर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव का जब हमने इसका x का रूट निकाला तो ये आ गया ±√9, और x की वैल्यू आ गई +3 और -3। जब भी रूट किसी का करते हैं तो हम +3 और -3 आता है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन में। कोट A = 8/15, और तो हमें बताना था 10A की वैल्यू। ये 10A की वैल्यू निकालनी थी। तो सबको बेसिक अगर याद होगा तो हमेशा जो 10 होता है वो 1/कोट होता है। बस सिंपल था। तो आपको करना क्या था, यहाँ पर 1/कोट कर देना था, और ये आ जाता 1/8/15। तो ये पूरा पूरा रेसिप्रोकल हो जाता। तो 10A की वैल्यू आ जाती 15/8। तो ये था इसका राइट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि रेशो बताना था। ठीक है, अगर आपके एरिया के रेशो हैं तो उनके साइड का क्या होगा। तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर कोई ट्रायंगल, एक पहला ट्रायंगल और 2 ट्रायंगल है, तो पहले ट्रायंगल का एरिया अपॉन दूसरे ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है पहले ट्रायंगल का साइड, एक साइड, और अपॉन दूसरे ट्रायंगल का साइड का होल स्क्वायर। ठीक है। तो उन्होंने साइड दे रखी थी
तो 4/5 का होल स्क्वायर करके 16/15 लिखना था, तो रेशो जो आ जाता 16/15 आंसर आ जाता। उसके बाद पूछा गया था कि कोई सर्किल है उसके ऊपर कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं हम, कितनी पास हो सकती हैं फ्रॉम वन पॉइंट, तो इसका आंसर केवल 1 ही होता है। कभी भी रूल है ये ज़िंदगी का, किसी भी सर्किल के ऊपर उसके सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पास होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन था, इसमें आपको मीन निकालना था, तो आपको पहले तो मीडियन दिया हुआ था और मोड दिया हुआ था, बस केवल आपको मीन निकालना था। तो सबसे सिंपल है कि इसका एक फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 इंटू मीन, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने 3 का 3 रखा, मीडियन हमारा 45 था, ये रहा, ये हमने रख दिया, प्लस इक्वल्स टू 13 तो हमारे पास मोड था ही बहुलक, और प्लस 2 इंटू मीन, मीन मतलब हमें माध्य निकालना था, तो माध्य को हमने ऐसे ही रख लिया क्योंकि माध्य हमारे पास है नहीं। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 135 बराबर 13 प्लस 2 इंटू मीन यानी माध्य, और ये 13 को उधर ले गए तो ये हो गया 135 माइनस 13 122, 2 इंटू मीन माध्य निकालने के लिए। अब मीन बराबर माध्य बराबर क्या आ जाएगा 122/2, तो ये कट पीट के 61, यानी मीन माध्य आ जाएगा आपका 61। ये आंसर आपका होने वाला था। अब आगे बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। एक बहुपद था, आपकी इक्वेशन दे रखी थी ax² माइनस 8x माइनस 4, इसमें जो शून्यांकों का नंबर ऑफ जीरो है वो 4 दे रखे थे। तो ये बता रहा था कि अदर 2 जो आपको निकालने हैं, तो इसको क्या करना था, कंपेयर करना था पॉलिनोमियल बाई दिए गए समीकरण को तुलना करने पर। तो हमने इसको तुलना किया, कौन सी समीकरण से तुलना करेंगे, तो हम समीकरण ये इस वाली से तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें देखिए आप a की जगह क्या है, इस वाले में a और इस समीकरण में भी a है, a की जगह a है। अच्छा, इसमें नीचे b है और इसमें b की जगह क्या है -8 है, और हमने इसको c में तो लेना ही नहीं है, तो a और b की वैल्यू हमने निकाल दी -8 और b की वैल्यू आ गई -8। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, जीरोज़ का नंबर ऑफ जीरोज़ का अल्फ़ा प्लस बीटा, जीरो के बराबर होता है नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स टू -b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जो नंबर ऑफ जीरो 4 दिया हुआ था वहाँ पे, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया, और अभी हमने निकाला था b की वैल्यू -8 थी अपॉन a की वैल्यू, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हमें ऐसे निकालना था। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो ब्रैकेट के बाहर है, तो ये 8 पॉजिटिव हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसका आंसर आना था 2। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव करना था, सिद्ध कीजिए साइन b प्लस c/2 कॉस a/2 प्लस कॉस bc/2 साइन a/2 इक्वल्स टू 1। ये आपको सॉल्व करना था, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, तो हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ बेसिक पता होता है कि जो भी एक ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल्स का सम 180 होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपको जानना। तो हम मान सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, ABC या XYZ, जो भी आप मानना चाहो, तो वो उसको हम लिख सकते थे ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हमें BC, देखिए इस क्वेश्चन में हर जगह पे BC यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे BC यूज़ कर रहे हैं, तो BC को हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो BC हो जाएगा 180 माइनस A। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए BC/2 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2, दोनों साइड्स को डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो देखिए दोनों साइड को डिवाइड किया तो ये आ गया, इसको काटते काटते हमने जब सॉल्व किया तो BC/2 इक्वल्स टू 90 माइनस A/2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया, समझ में आ गया आपको। अब LHS में क्या करेंगे, जहाँ पर BC/2 है उसकी जगह ये जो BC/2 क्वेश्चन में गिवन था, BC/2 उसकी जगह ये 90 माइनस A/2 रख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे BC/2 ये जो दिया हुआ है ना, इसमें ये 90 माइनस, देखिए आगे आके ये रहा 90 माइनस A/2 और 90 माइनस A/2 रख दिया। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। तो जहाँ जहाँ पर ये वाला साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे
a/2। तो बस उसी को हमें रिप्लेस कर देना है। तो हमने क्या करा, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, cos a/2, और ऑलरेडी यहाँ पे cos a/2 है तो उसको एज इट इज उतार दिया। फिर यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस a/2 है तो इसको cos 90 माइनस a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin a/2। अभी मैंने फॉर्मूला आपके ऊपर लिख रखा है, उसको देख लीजिए। और sin a/2 को एज इट इज उतार दिया। अब इनको इनटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a/2 और ये हो जाएगा sin स्क्वायर a/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये बेसिक फार्मूला है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों में देखेंगे हम, यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी sin स्क्वायर थीटा है, यानी कि ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS। आ गया समझ में आपको, क्योंकि थीटा की जगह तो आपका क्या है, a/2 है बस, क्या बाकी तो फार्मूला सेम ही है। तो ये था आपका सॉल्यूशन 12वें क्वेश्चन का। अब चलिए इसका अथवा वाला ऑप्शन देखते हैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री था। ये तो बहुत ईजी था, इसको तो आपने फटाफट कर दिया होगा। देखिए आपका क्वेश्चन पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आया, 2 या 3 क्वेश्चन ही ट्रिकी थे, बाकी सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए क्वेश्चन। और जहाँ पर हार्ड क्वेश्चन आए वहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन इजी दे दिया, या मेन वाला क्वेश्चन इजी दे दिया आपको। अब देखिए अथवा का इसका क्वेश्चन यहाँ पर हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था कि ये जो 1 + 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 10 स्क्वायर a, ये प्रूव करना था हमें। तो हमने LHS ले लिया, LHS हमारे पास ये रहा। अब हमें पता होता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रखी है, ये देखिए, ये और ये वैल्यू लिख रखी है, मैंने जानबूझ के लिख दी थी कि आपकी वो याद आ जाए। तो ये हमें पता होता है। तो हम क्या कर देंगे, 1 + 10 स्क्वायर a को लिख देंगे sec स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर a को लिख देंगे cos स्क्वायर a। और sec स्क्वायर a यानी कि sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, और cosec स्क्वायर को 1/sin लिख सकते हैं। अब इनको क्या करेंगे, इधर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/cos, और ये हो जाएगा नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये वाला जब नीचे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a/1। इनको अब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएंगे, sin स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर a, और चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं sin/cos क्या होता है, 10, तो 10 का होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, LHS इक्वल्स टू RHS। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अथवा पार्ट भी सॉल्व कर लिया हमने। 13 क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में आपके किसी ट्राइंगल के निर्देशांक यानी कि जो पॉइंट्स हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे थे। तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे। ठीक है, अब मैंने क्या मान लिया इसमें कि जो A पॉइंट है उसका x1 y1 ये है, B पॉइंट है उसका x2 y2 ये है, और C पॉइंट है उसका x3 y3 ये है। बस अब इसके बाद हमें पता होता है AB यानी कि डिस्टेंस निकालना है, ये वाली AB, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमें A से लेके B तक। तो उसका फॉर्मूला आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर x2 लिखा है वो मैंने देखिए जानबूझ के इसीलिए लिखा है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जहाँ जहाँ x2 और x1 लिखे हैं वहाँ वहाँ मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखिए आप आराम से पुट कर सकते हैं। पुट करते करते हम निकाल लेंगे इसको, ये आ जाएगा AB की वैल्यू यानी कि इस डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 37 यूनिट। ठीक है, इसके बाद में BC की वैल्यू निकालेंगे, इस वाले की वैसे निकालते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये कोई एक क्या नाम है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ये 37 आया है तो ये 37 आना चाहिए, या फिर ये 37 कोई भी दो 37 आने चाहिए। तो यही प्रूव कर रहे हैं हम। अब डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस लाइन बड़ी जितनी बड़ी होगी तो समझ में आ जाएगा, सही है। तो BC निकाला हमने। BC में भी फॉर्मूला क्या होता है, BC का BC देखिए, B ये रहा BC, ये है आपका BC। तो BC में क्या होता है आपका x3 - x2 और y3 - y2, वही वाला फॉर्मूला लगा दिया वापस से। और इसको फिर से y1 और y2 और x1 और x2 की वैल्यूज़ पुट करी, पुट कर करके इसको सॉल्व किया। इसकी वैल्यू आ गई 37, पहले भी वैल्यू आई थी 37, यानी कि 2 भुजाओं की वैल्यू आ गई 37, 2 साइड्स की वैल्यू 37 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ट्रायंगल ABC इज़ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, चेक्ड एंड प्रूव्ड।
ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट था कंस्ट्रक्शन का। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है उसमें मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन उसके स्टेप्स, जो रचना के स्टेप्स हैं वो आपको कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं लिखे हैं, वो आप लिख सकते थे। उसमें कुछ नहीं है, जैसे बनाते हैं वैसे लिख देते हैं। तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना था 14वें क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें कुछ नहीं था, उसमें आपको एक ये r 3 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर के एक ये आपको एक सर्किल ड्रॉ करना था, ठीक है। इस रेडियस को बहुत आगे तक बढ़ा देना था आपको, ठीक है। और आगे तक बढ़ाने के बाद में जब इस लाइन को आपने आगे तक बढ़ा लिया तो इसको हाफ़ करना था। हाफ़ करना तो आपने 7th या 8th से शुरू किया होगा, एक लाइन को हाफ़ कैसे करते हैं। तो डिवाइडर रखा, इस लाइन जितनी बड़ी लाइन है उससे आधे से ज़्यादा खोला और यहाँ से इसको काटा और इसको काटा, और इनको काटने के बाद में हमारे पास ये लाइन आ गई, इसने डिवाइड कर दिया। अब इस सेंटर को मान करके, अब इस पॉइंट को, इस सेंटर को मान करके, ये जो सेंटर है इसको मान करके ये सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये सर्किल ने जहाँ जहाँ काटा, यहाँ पे Q पे काटा और एक R पे काटा, तो हमने P पॉइंट से लेकर के Q तक और R तक एक 2 लाइनें खींच दी। तो ये था तरीका टेंजेंट ड्रॉ करने का, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो नंबर ऑन एस डाइस, एक नंबर, हाँ इसमें पूछा गया था कि विषम आने की मतलब प्रायिकता कितनी है, ये बताने थे हमें। तो इसका क्या होता है ऑप्शन, देखिए हम जानते हैं कि एक पासे पे कुल संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6, यानी एक डाइस पे कितने नंबर होते हैं। आपने लूडो खेला होगा तो 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर होते हैं। अब आप जानते हैं इन 6 में से कौन कौन से ओड नंबर हैं। एक है आपका 1 नंबर, और एक है आपका 3 नंबर, 1 नंबर 5 नंबर, ये तीनों के तीनों विषम संख्याएँ हैं। तो ये हमने लिख लिया। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी आपकी टोटल विषम संख्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर तो 6 हैं और ओड नंबर कितने हैं, 3 हैं, तो 3/6 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब आ जाइए अथवा क्वेश्चन पे, अथवा क्वेश्चन पे आ जाइए। अब उसमें क्या था, डिफेक्टिव पेन थे, उनमें से हमें निकालना था कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले हमें देखने थे टोटल पेन कितने दिए हैं। उसने पेन हमने देखा कि जो पहले तो हमने लिख लिया कि ख़राब पेनों की संख्या कितनी है, तो 12 है, और अच्छे पेनों की संख्या 132 है। तो टोटल कितने पेन हो गए, 144। हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें कुल तो पता होना चाहिए, यानी टोटल हमें पता होना चाहिए। तो बस इसमें से पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो गुड पेन तो हमें से पता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो ऊपर और टोटल जो होता है वो नीचे आता है। तो गुड पेन कितने हैं, 132, और टोटल पेन कितने, 144। तो इनको काटा तो आ गया आंसर 11/12, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 11/12। अब आ जाइए 16वें क्वेश्चन पे। 16वें क्वेश्चन में देखते हैं हम, 16वें क्वेश्चन में क्या करना है हमें, फाइंड द ऑल जीरोज़। जो भी जीरो अभी इन्होंने दिए हैं उसके अलावा 2 जीरो और निकालने हैं हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना था सबसे पहले जो इक्वेशन थी वो देखनी थी। तो इक्वेशन थी हमारी 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ये इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब हम प्रश्न से देखें तो प्रश्न में दे रखे थे हमारे पास 2 जीरो ऑलरेडी, प्लस माइनस √2 दे रखा था। तो एक जगह x प्लस ले लेंगे, एक जगह माइनस वाला x ले लेंगे। तो x बराबर √2 और x बराबर माइनस √2, है ना। अगर हम इसको अपन वो कर लें, साइड चेंज कर दें, यानी पक्षांतरण बोलते हैं हिंदी में, तो साइड चेंज कर देंगे तो ये, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। साइड चेंज कर देंगे, इक्वेट टू 0 कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो वैल्यूज़ आई हैं ना दोनों, क्योंकि दोनों 0 के बराबर है तो दोनों बराबर हो गई, तो इनको और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी हमने, और पहली इक्वेशन ऊपर दे रखी है। अब क्या करना है, हम इस सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, या डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। आया समझ में। तो चलिए अब यहाँ पे भाग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो भाग देंगे 2x² के टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद भाग देंगे -3x के बराबर, और फिर एक बार, ये 3 बार आप भाग दोगे तो ये इससे कट जाएगा,
फिर कुछ बचेगा, फिर ये कट जाएगा, फिर ये कटेगा, फिर लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद में जो ऊपर वाली इक्वेशन ये जो आई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये आ गई यहाँ पे। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, ये रहा, हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते करते जाएंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो x की दो वैल्यू आएंगी वो ये आएंगी, x इक्वल्स टू 1 और 2x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा 1 और एक x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। तो हमें जो वैल्यूज़ निकालनी थी वो x की दो आ गई, एक 1 और एक 1/2। ठीक है, अब 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया था आपको एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों में x और y की टेबल बना लेंगे और आपकी मर्ज़ी है, चाहे मैंने जो वैल्यू ले रखी है ये वैल्यू मैंने अपनी मर्ज़ी से ली है। अगर x 3 लेंगे तो y की ये वैल्यू आएगी, और यहाँ पर x की ये वैल्यू लेंगे तो y की ये वैल्यू आएंगी। आप चाहें कोई सी वैल्यू ले लें, या मैंने जैसे 3 लिया है यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं कि आप 3 लें, आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वाकई में x की या y की वैल्यू आती है या नहीं आती। जब इस टेबल की वैल्यूज़ से आप वैल्यूज़ निकाल लोगे, तो जब इसमें पुट कर करके आप x और y की वैल्यूज़ निकाल लोगे, तो उसके बाद में आपको ग्राफ बिल्कुल इस तरह का बनेगा। ये आपका आंसर सही था, ये ग्राफ बनाना था आपको। भले ही आपने ये इक्वेशन नहीं लिखी, ये इक्वेशन नहीं लिखी, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो लाइन क्रॉस कर रहा है ये ऐसा ही होने वाला था, यानी कि ये जो पॉइंट आने वाला था आपका, ये 6,0 पे आने वाला था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना था आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे। दिया हुआ है इसमें आपका एपी का क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है आपको 8, ए एन को हम बोलते हैं एल बी, लास्ट टर्म होता है ना एन, तो हम इसको, ये दिया हुआ है 62 और हमें फाइंड, और एस एन दिया हुआ है 210। हमें फाइंड क्या करना है, ज्ञात करना है एन और डी, बस। तो हम जानते हैं सिंपल, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। क्यों ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया, एस एन के तो 2 फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि हमारे पास एल दिया हुआ है और एल दिया हुआ है, मेरे पास ए है, तो मेरे को निकालने में दिक्कत होगी नहीं, एन एस एन भी है ना, समझ में आ गया आपको। तो फॉर्मूला वही पुट करते हैं जो आसानी से सॉल्व कर दे। तो एस एन की जगह 210 रखेंगे, n/2 हमें निकालना ही है, और ए की जगह 8 आ गया, एल की जगह 62 आ गया। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में दूसरा इसका जो पार्ट था उसमें हमें डी निकालना था। तो डी का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास याद होगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब इसमें क्या है, ए एन हमारे पास 62 है, ए 8 था ही, एन हमने निकाल ही लिया था और डी निकल जाएगा। क्लियर हुआ आपको? तो इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे और डी आ जाएगा 54/5। ठीक है, अब 19वें क्वेश्चन पे आ जाइए। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता ही है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 2 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो आपको दोनों नंबर दे रखे हैं ये वाले, और यहाँ पर आपको HCF दे रखा था 9, LCM आपको निकालना था। दोनों को इस तरह की इक्वेशन आपने बना ली। अब इस इक्वेशन को बनाने के बाद में इसको सॉल्व किया, इसको फिर सॉल्व किया, और आपको तो रटा हुआ होगा ये क्वेश्चन, ये तो कई बार आया हुआ है और सॉल्व भी किया हुआ है। तो LCM क्या आ जाएगा, 22338। तो ये था इसका आंसर। 20वें में आ जाइए। आपको दिया हुआ है tan 2 थीटा इक्वल्स टू cot थीटा प्लस 6 डिग्री। फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, tan 2 थीटा और जो ये ले लेंगे इक्वेशन, और tan 2 थीटा की जगह हम जानते हैं आप वो क्या कह सकते हैं, दोनों को या तो देखो, या तो tan को रहने दो, इधर कोट को tan में बदल दो, या फिर इस कोट को रहने दो, इधर भी कोट कर दो। तो आपकी मर्जी थी, दोनों तरफ से कुछ भी कर सकते थे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो tan थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा, यही होगा, और कोट थीटा का कोट थीटा, दोनों तरफ बराबर हो गए। तो दोनों तरफ से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, कोट को हटा दो, तो यहाँ पे बचा 90 माइनस 2 थीटा, इधर हो जाएगा थीटा प्लस 6, और ये 90 माइनस 6 पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि इधर का उधर कर लेंगे।
तो ये आ जाएगा आपका 84 इक्वल्स टू 3 थीटा, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे और सब डिवाइड वगैरह कर देंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 28 डिग्री। तो ये था इसका आंसर। अब आ जाइए 21वें क्वेश्चन पे। आप आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गिवन पॉइंट्स में दिए गए बिंदु हैं आपके A0, 0B और 1, 1। यदि दिए गए बिंदु समरेखीय हैं, देखिए अगर ये कंडीशन होता है, अगर समरेखीय हैं तो इनके द्वारा बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है हमेशा। अगर कोई भी बिंदु समरेखीय हैं तो उनके द्वारा बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता ही होता है, जब कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं तो 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा होता है। अब दिया क्या है, चलिए अब देख लेते हैं आगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना, आगे मैं इस क्वेश्चन को दोबारा थोड़ा सा लिख दूंगा। ये देखिए, ये हमारे पास तीनों हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, x1 x2 और x3 लिख लिया, y1 y2 और y3 लिख लिया, ताकि इस समीकरण में हम पुट कर दें। तो यहाँ पर x1 क्या है, a है, x2 और x3 यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। अब इन सभी को क्या करेंगे, वो जो समीकरण थी, इक्वेशन थी जो मैंने बताई थी आपको एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का, ये रही। इसमें हम सब की वैल्यू डाल देंगे, ये सारी की सारी मैंने वैसे ही डाल रखी है। जो भी x1 x2 की वैल्यू मैंने इसीलिए जानबूझ के हर क्वेश्चन के बहुत आसानी से सॉल्व किया। इतने देखिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं, मैंने सबसे लोएस्ट अच्छे से अच्छा मेथड यूज़ किया है, तो आपको ईजी लगे और आपको समझ में भी है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर ये आ गया। ठीक है, अब दोनों, अब ए बी माइनस ए बी, अब हमारे को वो इक्वेशन जो है ना इस तरह की लानी थी आंसर। तो हमें क्या करना था, इसको ए बी से डिवाइड कर देना था, ए बी से डिवाइड कर देना था, ए बी से डिवाइड कर देना था। तो लास्ट में जब ए बी से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास हैंस प्रूव्ड ये इक्वेशन आ जाएगी। तो होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले तो एक रोम्बस बना ले, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे 1, 2, 3 और 4। तो पहला ए बी सी डी, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए। अब एक बात बता देता हूँ आपको, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, वो होता है 1/2 इंटू विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2, या फिर इंग्लिश में बोलें 1/2 डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। तो इसमें करना क्या था, हम जानते हैं कि आपका px1 y1 एंड x2 y2 का एक फॉर्मूला होता है, जो अभी अभी मैंने बताया था कि एक लाइन के बीच की दूरी पूरी निकालनी हो। तो हमने शायद 8वां या 9वां क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो उसमें क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस 1 y का होल स्क्वायर, ऐसा ही फॉर्मूला बताया था आपको। तो किसी लाइन की दूरी, इसको हमें विकर्ण की दूरी निकालनी है। अगर इन दूरी को पता चल जाएगा तो हम फॉर्मूले में डाल देंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से इनको पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले देख लो, आपके पास यहाँ पर जो जो क्वेश्चन में है, ये क्या है आपका, ये आपका ये वाली लाइन है। तो अगर ए सी निकाल रहे हैं हम, तो ए सी में ये यहाँ पे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया नीचे वाला। ठीक है, ये वाले तो x1 और y1 हो गए, और ये वाले x2 और y2 हो गए। बस इनको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन में डाल दिया और हमने ये सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अब ये वाला निकालेंगे। तो इसमें ये हो गया आपका x1 और y1, और ये हो गया आपका x2 और y2। जब हम इसकी डिस्टेंस की निकाल रहे हैं तो ये x1 और y1 और ये x2 y2, तो हमें फॉर्मूले में वापस पुट करना है। ये रहा, तो ये आ गया 6√2। अब हमें पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2, या फिर बोल सकते हैं 1/2 डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो उन वैल्यूज़ को रखा हमने, यहाँ पे रखा इसको, और 24 यूनिट हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर था 24 यूनिट, 24 यूनिट्स, या हिंदी में बोलते हैं वो मात्रक, मानक, ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है,
अब 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 23वें क्वेश्चन में क्या करना था, देखिए इसमें केवल कंस्ट्रक्शन लिखनी थी, बाकी ये 2 लाइनों का उत्तर था। इसमें ये बताना था कि अगर आपकी कोई मतलब जो टेंजेंट खींची जाती है, टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो आपको बताना था ये इनकी लेंथ जो है ये क्या होती है, बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है। बस ये बताना था आपको, यानी कि ए बी बराबर बी सी बताना था। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लेंगे। इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद देखिए, अब ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ और बी, ये वाला ट्रायंगल पहला वाला, ये वाला, ठीक है। और दूसरा फिर ट्रायंगल सी ओ बी, ये सी ओ बी दूसरा वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या कॉमन है। देखिए ओ बी कॉमन है, ओ बी क्यों कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल का सेम साइड है, उसी दोनों ट्रायंगल की ये सेम भुजा है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए दूसरी चीज़ आ रही है, ओ ए और ओ सी, ये क्या है, दोनों की दोनों रेडियस है, और एक सर्कल की रेडियस चाहे कोई सी भी कहीं से भी खींचो बराबर होती है। तो ये और ये रेडियस बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए एक तो ये आ गया ओ बी, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, हैं, और कर्ण भी है इसका, और ओ सी और ए ओ आपकी त्रिज्या है, रेडियस है। तो एक नियम है, कानून है, हमेशा मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, किसी दो त्रिभुज के कर्ण और आधार बराबर हो तो उसका जो लंब है वो भी बराबर होगा। यानी कि अगर इंग्लिश में बोलूँ, इफ़ द हाइपोटेनस एंड द बेस आर इक्वल ऑफ टू ट्राइंगल्स देन द परपेंडिकुलर विल बी ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो बस इतना करके ये जो चीज़ आपको हिंदी में लिखनी थी हिंदी में लिख देते, इंग्लिश में लिखनी थी इंग्लिश में लिख देते। लिखने के बाद आप लिख सकते थे बी ए इक्वल्स टू बी सी। बाकी रचना के पद इसके लिखने थे, आपको कंस्ट्रक्शन तो लिखनी थी, मेन थी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद तो ये 2 लाइन का ही आंसर था। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 24 इसके बाद, हाँ मैं आपको बताया था 21वें क्वेश्चन का एक और पार्ट छूट गया था। तो ये रहा वो और पार्ट, उसमें पूछा गया था कि अगर कोई लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हों, ये लाइन और ये वाई एक्सिस को काटती हो, तो आपको बताना है कि ये वाई एक्सिस को जहाँ काटती है वहाँ पर इस वाई की वैल्यू क्या होगी। और दूसरी चीज़ बतानी थी कि ये किस अनुपात में कट रही है, यानी कि आपको बतानी थी कि ये दूरी और ये दूरी ये कितने कितने अनुपात में कटी है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको ने पढ़ा था और हमने ही पढ़ा है। इसमें एक्स की जब सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाना नहीं भी आता है तो डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, वैसे डायग्राम बनाना चाहिए था। देखिए पहले आपको गिवन पॉइंट थे x 1 - 4, तो 1 कहाँ आएगा, x एक्सिस पे आएगा 1, और -4 आएगा y एक्सिस पे नीचे की तरफ। और दूसरा पॉइंट था -5 और -6, ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। -5 आ जाएगा x पे, तो x पे आ जाएगा इधर -5, और इस पे y पे आ जाएगा -6। तो ये पॉइंट एक इधर आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, इन दोनों को लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें पॉइंट ये निकालना था, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, एक नियम होता है, जब भी कोई लाइन अगर y एक्सिस को काटती है, ठीक है, तो वहाँ पर x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अगर कोई लाइन x एक्सिस को काटती है तो वहाँ पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, ये तो हमेशा रूल होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से निकालनी है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ आपको, तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, जब पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो पहला पॉइंट x1 y1 और यहाँ पर दूसरे पॉइंट में x2 y2, और इनको मान लिया क्योंकि मैंने बताया आपको जहाँ कटती है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0। किसकी वैल्यू होती है, अगर y को कटता है तो y एक्सिस को कोई काटती है तो x वहाँ पे 0 होता है और y रहता है। अगर यहाँ पे काटती x एक्सिस पे तो वहाँ पर x तो x रहता लेकिन y 0 हो जाता। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास ये आ गई। तो यहाँ पर यहाँ पे x1 और y1 ये है, यहाँ पे x2 और y2 ये है, और यहाँ पर x और y ये है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए तो ही हम फॉर्मूले में पुट कर पाएंगे। अब x का फॉर्मूला होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, अभी देखा मैंने, अब आपको बताया यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होता है, x का 0 होता है जब y को काटती है, तो x बराबर यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये 0 ले लिया और ये पूरे फॉर्मूले में
जो x2 की वैल्यू x2 और x1 की वैल्यू वो मैंने पुट कर दी, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी। ये x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है, देखो, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करते करते गए, जब सॉल्व कर दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा m1/m2 = 1/2, या इनकी रेशो आ जाएगी 1/5। यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन को काटने वाली ये रेखा इधर से 5 है और इधर से 1 है, यानी कि 5:1 में या 1:5 में काटेगी, ठीक है। अब इसने एक क्वेश्चन में यही बोला कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो x की तो 0 है, y हमें निकालनी थी। तो उसके लिए क्या करना, y का फॉर्मूला लगा देंगे। जब x का आता है तो ऐसे ही y का आता है, तो y का फॉर्मूला लगा दिया, m1/y2, ये रहा m1/y2 m2/y1 + m2। इसमें अब हमें को पता है कि y2 और y1 क्या है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको। तो इनको हम पुट करेंगे। अब पुट कर दीजिए, ये वैल्यू में पुट किया, और पुट करने के बाद ये सॉल्यूशन किया। तो जब सॉल्यूशन किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -13/3। तो हमें पता चला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या है। x तो 0 था, स्टार्टिंग से ही पता है हमें, क्योंकि जो लाइन y एक्सिस को काटती है वहाँ पे x 0 होता है, और दूसरा y हमने अभी भी निकाल दिया -13/3। तो ये होता है इसका सोल्यूशन, ठीक है। 21वें का और ऑप्शन बचा हुआ था, इसलिए बताया मैंने। इससे पहले तक हमने 23 क्वेश्चन कर लिए। चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन आपका था शेडेड पोर्शन का, आपको निकालना था जो क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना था, जो सबसे पहले इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बाद में निकालेंगे, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखिए। अगर ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब समझते हैं, चतुर्थांश। एक घड़ी होती है ना, ये घड़ी, ये सपोज करिए घड़ी है, उसकी ये चार हिस्से हो गए, तो एक हिस्सा ये है, ठीक है। अब समझ में आ गया। चलिए, तो अब ये चतुर्थांश एक हिस्सा है, तो इसको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट क्या, चतुर्थांश है, ये रहा, ये चतुर्थांश है, ये घड़ी का चौथा हिस्सा है। एरिया ऑफ चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या करूं, इस पूरे में से अगर मैं केवल इतने को निकाल दूं, ये ट्रायंगल को निकाल दूं, तो ऑटोमेटिक ये वाला एरिया बच जाएगा। आगे बात समझ में, दोबारा बोलता हूं मैं, इसमें से अगर मैं केवल इसको निकाल दूं तो बचा क्या, ये शेडेड लाइन वाली, तो बस उसको निकालना है। तो देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ट्रायंगल COD कौन सा है, तो ट्रायंगल आपका आ गया त्रिभुज, आपका जो आ गया BOD, सॉरी यहाँ पे BOD लिखना था, इसको करेक्ट कर लेना आप, BOD, यहाँ पे भी BOD, ठीक है, BOD लिख देंगे। चलिए, अब क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एक सर्किल का चौथा हिस्सा। सर्किल का फॉर्मूला होता है πr², और चौथा हिस्सा होगा तो 1/4 πr², ठीक है। और ये जो आपका ट्रायंगल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 लंब इंटू आधार, बस। तो यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा 1/2, पाई की वैल्यू 3.14, और आर की वैल्यू हमारे पास ये देखो, ये दे रखी है, ठीक है। तो वो रख दिया, और यहाँ पे बेस कितनी है, बेस इसकी ट्रायंगल की ये है, और हाइट कितनी है, 2 है, ठीक है, ये रख दिया। अब इन दोनों को जब सॉल्यूशन किया हमने इनका, तो ये आ जाएगा 6.125 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन इसका और ऑप्शन में भी था, तो ये तो बहुत इजी था, ये तो फटाफट निकलने वाला था। ये थोड़ा सा बड़ा था इससे। अब देखिए, मैंने कहा था कि और ऑप्शन में या तो हार्ड देगा या उसके पहले वाला ऑप्शन सही देगा। तो देखिए, एक तो ये तो इजी दे दिया, एक फॉर्मूले से ही निकल गया फटाफट। अब ये भी वैसा ही है, हार्ड नहीं है, बस समझदारी की बात है। चलिए, ये डायग्राम था। इस डायग्राम के हिसाब से हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं ये खाली जगह, ये जो चारों खाली जगह
अगर इनका क्षेत्रफल निकाल करके इस पूरे डब्बे में से माइनस कर दूं तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ये चीज़ें बच जाएंगी। आ गई बात समझ में? दोबारा बोलता हूँ, ये जो खाली जगह है जहाँ पर 1 2 3 और 4 लिखा है, इनको इस पूरे डब्बे में से यानी कि इस पूरे के पूरे स्क्वायर में से मैं इसको निकाल दूँ तो ये फूल वाले जो हैं ये शेडेड पोर्शन बच जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं देखिए। एरिया ऑफ रीजन 1 एंड 3, 1 एंड 3 क्यों निकाला, 1 और 3 ये आमने सामने की, पहले ये लूँगा और ये लूँगा, फिर बाद में ये और ये ले लेंगे। ठीक है, और सारे के सारे इसमें बराबर हैं, इस एक जितना होगा ये दूसरा भी इतना होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है। चलिए, तो एरिया ऑफ 1 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पूरा ये वाला स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्यों, क्योंकि ये है सेमी सर्किल आपका और ये भी आपका सेमी सर्किल है। ठीक है, तो ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल हो गए ना, इसलिए हम 2 सेमी सर्किल ले रहे हैं 1 एंड 3 का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 20 दे रखा है इसकी साइड आपको, देखिए 20 इसकी साइड है, तो 20 हमने ले लिया, 20 साइड का स्क्वायर होता है एरिया, और यहाँ पे ले लिया 2 इंटू 1/2। क्यों लिया 1/2 क्यों ले लिया आपका, तो ये आपका एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल रहे हैं ना, इसलिए। तो 1/2 और पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 10 स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो टोटल्स ये जो लेंथ है ये तो 20 है, लेकिन अगर इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी इसकी हाफ। ये सर्किल है ना, ये सर्किल का आधा ही तो निकलेगा त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको निकाल दिया, यहाँ पर रख दिया और इसको वैल्यू को सॉल्व किया तो ये आ गया 86 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी तरह दूसरे और चौथे का निकाल लेंगे, दूसरे और चौथे का, तो सेम ही यही आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जितना 1 और 3 का आएगा उतना ही 2 और 4 का आएगा। तो लिख सकते हैं सिमिलरली इसी तरह भाग 2 और 4 का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रीजन 2 एंड 4। ठीक है, वही फार्मूला लगेगा, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD मैंने बताया था, इस ABCD का पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल का निकाल देते हैं, कितने सॉरी एरिया ऑफ रीजन 1 2 3 4 इनका। तो एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया 1 2 3 4, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको 1 2 3 4 को अगर मैं पूरे डब्बे में से माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये रहा एरिया में से, इसको 86 पहले वाले इनका और इनका आया था, पहला और तीसरे का 86 आया था 86, और सेकंड और फोर्थ का भी 86 आया था, तो इनको हमने माइनस कर दिया 400 में से, तो आंसर आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 25वें क्वेश्चन था, एक लाइन सेगमेंट है उसको हमें डिवाइड करना था। ठीक है, तो 5:8 में, तो सबसे पहले जितने रेशो में होते हैं उनका टोटल कर लेते हैं। तो ये आ गया 13। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे 7.8 सेंटीमीटर की, जो क्वेश्चन में दे रखा है, उसके ऊपर किसी भी एक एंगल का एक ये हमने लाइन खींच दिया। अब जो लाइन खींचा है हमने एक एंगल का, इसके हम छोटे छोटे कितने पार्ट करेंगे, 13 पार्ट। क्यों करेंगे 13 पार्ट, क्योंकि हमें डिवाइड करना है उसको 5:8 में, और 5:8 का टोटल कितना होता है, 8 और 5 13, तो टोटल 13 पार्ट कर लेंगे। ठीक है, 13वें पार्ट को, लास्ट पार्ट को यहाँ पे लास्ट से मिला देंगे, यहाँ पॉइंट से मिला देंगे। इसी के पैरेलल दूसरी लाइन भी खींच देंगे 5 पे, क्योंकि एक 13 पे है और एक यहाँ पे बोला है 5वें पे। ठीक है, तो एक 5 पे खींच देंगे। ठीक है, अब इसने बोला है कि माप करके बताओ कि ACO और CB कितने होंगे। तो हमने नापा तो AC आया 3 सेंटीमीटर और CB आया 4.8 सेंटीमीटर। अब इसको आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना था, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ऐसे ऐसे बनाना है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है प्रकार और पटरी की सहायता से, रूलर एंड स्केल की सहायता से आपको इसको बनाना है। चलिए आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। एक नाव है, वो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम चल रही है और उसकी स्पीड दे रखी है, 2 बार दे रखी है, तो हमको कंपैरिजन करके निकालना है कि उसकी नाव की स्पीड क्या होगी और धारा की स्पीड क्या होगी, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी। ठीक है,
बड़े ध्यान से क्वेश्चन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस लंबा क्वेश्चन है, बाकी आसानी से हो जाता है। तो इसमें क्या है, माना नाव की चाल x है और माना धारा की चाल y है, यानी कि बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट x है और स्ट्रीम की स्पीड है y है। बाई यूजिंग फार्मूला, एक फार्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फार्मूला आपने साइंस में ही पढ़ा होगा। तो अब फ्रॉम द क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 12 टाइम दिया हुआ है ना, 12 मिनट में या 12 घंटे में 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो ये तो डिस्टेंस हो गया 35 किलोमीटर, और स्पीड क्या है उसकी, तो अभी देखो स्पीड ऑफ बोट ये है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो x माइनस वाई होगा, और सेम डायरेक्शन में होगी तो x प्लस वाई होगा। बस सिंपल, अब समझ में आया आपको। तो जो भी हमारी टोटल टाइम है 12 बराबर, ये फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं हम, टाइम की जगह 12 रख दिया और डिस्टेंस की जगह क्या रख दिया, पहली डिस्टेंस है अप स्ट्रीम की तो 35 अपॉन x माइनस वाई अप स्ट्रीम विपरीत दिशा में, प्लस दूसरा टाइम जोड़ लिया हमने, दूसरा डिस्टेंस 55 किलोमीटर लेकिन डाउन स्ट्रीम धारा के साथ साथ बह रही है तो x प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया, ये समीकरण हमने बना ली। तो अब इसके बाद में, अब देखिए इस तरह का समीकरण है, इसको सॉल्व करने में आसानी नहीं होगी, तो हम क्या मान लेंगे कि जो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ 1/x इक्वल्स टू यू और 1/y इक्वल्स टू v, तो इस समीकरण में अब इनकी वैल्यू, इनको इससे रिप्लेस कर देंगे u और v से। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ये वाली समीकरण बना दी, ये 35u आ गया और ये 55, ये वाला 35u आ गया और ये वाला 55v आ गया, ये समीकरण 1 लिख लिया हमने। इसी तरह से दूसरी उन्होंने दे रखी है कि 10 घंटे में समय 10 घंटा था और वो अप स्ट्रीम चल रही थी 30, तो मैंने बताया था आपको अप स्ट्रीम में x माइनस वाई आता है, तो 30 बटे जो स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम 44 बटे x प्लस वाई, 44 अपन x प्लस वाई, ये आ गया, ठीक है। अब इसको भी वही u और v के फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 10 इक्वल्स टू 30u प्लस 44v, ये इक्वेशन नंबर 2 मान ली हमने। अब समीकरण 1 को 6 से देखिए, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, लेकिन इनमें देखिए इसमें भी कुछ और इसमें, दोनों में u और v की वैल्यू आपस में कोई भी बराबर नहीं है, तो किसी को ना किसी को काटने के लिए हमें बराबर करना पड़ेगा। तो किसी एक समीकरण को किसी से गुणा करो, किसी एक समीकरण को किसी से गुणा करो, तो समीकरण 1 को 6 से और समीकरण 2 को 7 से अगर गुणा करूं तो दोनों बराबर आ जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 6 एंड इक्वेशन 2 विद 7, तो हमने क्या करा, और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे घटाने पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब हमने उसको पहले इक्वेशन को करा तो ये आया, ठीक है, गुणा करके देख लीजिए, 6 से करोगे तो आप ये आ जाएगा और दूसरे वाली को 7 से करोगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे चिन्ह बदल जाते हैं, ये चिन्ह बदल गए और इसको जब सॉल्व किया तो v की वैल्यू आ गई 1/11, ये इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अब हमें क्या करना है, ये 3 नंबर इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें कर दें या उससे ऊपर वाले में कर दें, ताकि आपके पास v की जगह u की वैल्यू भी आ जाए। तो v का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो v का मान समीकरण 2 में रखा, ठीक है, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करते गए तो हमारे पास जो u की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे क्या था कि हमने माना था 1/x माइनस वाई बराबर u था, स्टार्टिंग में माना था हमने, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे माना था, तो हमने क्या करा, ये जो वैल्यू आई उसके बराबर लिख दी और यहाँ पर भी जो v की वैल्यू आई उसके बराबर लिख दी। अब हम इसके x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, भाई u हटा दो, यहाँ से v हटा दो, तो इनडायरेक्ट दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो ये आ गया x माइनस वाई और ये आ गया x प्लस वाई, ये इक्वेशन नंबर 4 मान ली, इक्वेशन नंबर 5 मान ली, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को जोड़ने पर अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है तो ये कट जाएंगे, तो दोनों को जोड़ने से x वाई कट जाएगा और 2x आ जाएगा बराबर 16, तो x बराबर आ गया 8। अब ये 8 की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 कौन सी थी आपकी, ये वाली, या इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, आपकी मर्ज़ी, जिसमें भी। मैंने 5 में इसलिए पुट किया क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 5 में हमने इस 8 की वैल्यू को पुट कर दिया। तो हमने जब इसको पुट किया
तो हमारे पास नाव की चाल आ गई, जो एक्स की वैल्यू थी वो आ गई 8 किलोमीटर पर आवर और वाई की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में आपको? लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है थोड़ा सा, एक बार आप आराम से शांति से समझोगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपको। एक बार दोबारा रिपीट करना अपने आप को, इसको पकड़ के पॉज करके, तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इजी तरीके से समझाया, नहीं तो इसको करने के 4 तरीके और हैं। मैंने बताया था आपको हर क्वेश्चन को करने का 4 तरीके हैं। इसका और में ऑप्शन था किसी की आयु वाला, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, फटाफट करने वाला क्वेश्चन था। इसमें देखिए मान लिया कि वर्तमान आयु उसकी एक्स है, लेट द प्रेजेंट एज एक्स। अब 3 वर्ष पूर्व यानी कि एज बिफोर 3 ईयर्स। अब मान लीजिए किसी की अभी 15 साल है, तो मैं बोलूँ 3 साल पहले क्या उम्र थी, तो -3 ही करूँगा ना। तो इसी तरह तो उसकी अगर उम्र एक्स है तो 3 साल पहले क्या थी, x-3 हो जाएगी। और इसी तरह 5 वर्ष बाद यानी 5 साल बाद क्या होगी, किसी अगर 15 साल है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 20 साल का, तो इसमें जुड़ेगा। तो अगर किसी की उम्र x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 5 ईयर का, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है। अब प्रश्न से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों का यानी कि 3 वर्ष बाद वाला और 5 वर्ष बाद वाले दोनों का अपोजिट यानी उल्टा करके जोड़ने से उनका मान 1/3 हो जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें बनानी थी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। बस उसने बताया था कि जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है इसको उल्टा करने से, उल्टा मतलब 1/, और 1/, ये भी 1/, कर देंगे, ये भी 1/, कर देंगे। तो 1/, ये रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। तो 1/x-3 + 1/x+3 = 1/3 ये आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते करते जाएंगे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, आप देख लो आराम से, मेरे को समझाना था आपको क्वेश्चन, आपको समझ में आना चाहिए बस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आपको पता है एज की उम्र किसी की नेगेटिव तो होती नहीं है, तो हम पॉजिटिव वाला ले लेंगे। ठीक है, तो अतः वर्तमान आयु 7 वर्ष है, तो इसका आंसर था 7 वर्ष। ठीक है, अब 27वां क्वेश्चन आ जाइए। सिद्ध करना था कि इसमें पूरक कोण या संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल वाला बताना था। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, देखिए मैं बता देता हूँ। एंगल AOB, एंगल AOB ये वाला, ठीक है, प्लस एंगल APB ये वाला। ठीक है, एक एंगल ये और ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये प्रूव करना है, बहुत इजी था क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या था, फ्रॉम द गिवन फिगर, देखिए गिवन फिगर में ये ध्यान देना, OA परपेंडिकुलर, देखिए टेंजेंट है। टेंजेंट का नियम क्या होता है कि वो जो त्रिज्या होती है यानी कि रेडियस होती है उस पर परपेंडिकुलर होता है, ये सिंपल है। तो देखिए OA परपेंडिकुलर है PA पर, लंब है, और OB लंब है PB पर, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक दोनों को। अब एंगल OAP, ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री है। और दूसरा एंगल OBP, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि लंब है तो दोनों 90 डिग्री हो गए। इन क्वाड्रिलेटरल, अब ये चतुर्भुज है, चार हिस्से हैं इसके, चतुर्भुज है। इन क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सारे कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B, O प्लस एंगल B प्लस एंगल P कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। अब आपको पता है एंगल B कितना है, 90 डिग्री, यहाँ देख लीजिए फिगर में। और एंगल A कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, एंगल AOB, O तो हमें पता नहीं है, और एंगल P पता नहीं है, और एंगल हमें B पता है 90 डिग्री, एंगल A पता है हमें 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यू हमने रख दी, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एंगल AOB बराबर ये इसको पक्षांतरण या मतलब वो कहते हैं साइड चेंज कर दी। अब साइड चेंज करने के बाद हमने जब प्रूव करना था ये वाला, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में यही आएगा, हैंस प्रूव्ड। कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी थी वो आप लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे हिसाब से बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए
इसका अथवा ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या करना था आपको, माध्यिकाएँ मीडियन जो दे रखे थे वो एक किसी ट्रायंगल से पास होती हैं, तो आपको प्रूव करना था कि ये वाली, आपको प्रूव करना था ये चीज़, ठीक है। तो ये भी आसान था, देखिए कैसे प्रूव कर देते हैं। इस चित्र में देखिए, पहले हमने डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में AL और LC AC/2 है, कुछ समझ में आया? AL क्या है पहले देखिए, ये क्या है, ये पूरा ट्रायंगल है, सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। इसमें जो ये लाइन है M वाली, ये इस लाइन को आधा करती है, हाफ में डिवाइड करती है। M मिड पॉइंट है, इस लाइन का M मिड पॉइंट है, और इस लाइन का L मिड पॉइंट है, हाफ हाफ डिवाइड करते हैं। अब समझ में आया इतना, क्योंकि मीडियंस है ये। अब AL क्या है देखिए, AL ये है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये किसके बराबर है? LC के। LC कौन सा है? ये वाली डिस्टेंस। मैंने बताया है क्योंकि ये दोनों आधे आधे डिवाइड होते हैं, तो हम इसको AL बराबर LC बराबर AC/2 लिख सकते हैं। A से C, पूरा AC का आधा ही है ये। आ गया बात समझ में? ऐसे ही दूसरा इधर वाले में आ जाइए, इस वाले में, तो इसमें क्या है, AM बराबर BM, ठीक है। AM बराबर BM, और AM बराबर BM किसके बराबर है? ये है टोटल AB/2 के, AB का आधा ही है, ठीक है। ये चीज़ हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए ये शुरू करने से पहले कहानी। अब देखिए ट्रायंगल ABL में, ABL इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्लियर हुआ? इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें BL स्क्वायर इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कर्ण बराबर लंब प्लस आधार होता है ना आपका, तो BL ये हो जाएगा। अब हमें पता है, अभी मैंने बताया था AL क्या होता है, AC/2, तो यहाँ पर AL को रिप्लेस करती है AC/2 से, AB को ऐसे ही छोड़ा, तो यहाँ से BL की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC/4 और B स्क्वायर। इनको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गई। क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे? CMA, ठीक है, ये वाला C से लेके M और A, CMA ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इसमें भी 90 डिग्री है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AM स्क्वायर, CM स्क्वायर को AC स्क्वायर, और AM की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली थी, देखो AM बराबर होता है AB/2, इसको फिर रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास सॉल्व करके फिर से एक इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है, इसको आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इनको जोड़ा तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इक्वेशन नंबर 3 क्या बन गई? देखिए जो हमें प्रूव करना था वो आ रहा है हमारे पास, आ गई 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू 5AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये 5AB प्लस AC स्क्वायर आया ना, इसकी जगह हमें BC स्क्वायर चाहिए, इसकी जगह, इस पूरे की जगह BC स्क्वायर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार ट्रायंगल देखेंगे ABC बड़ा वाला ABC, इसमें भी राइट एंगल है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, तो BC स्क्वायर हो गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब BC की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये वाली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB स्क्वायर जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू दोनों बराबर है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, BC स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख रखा है मैंने, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में यूज करने पर तो ये आ जाएगा। तो हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, आगे क्लियर है? अब 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। डेप्थ, गहराई दे रखी है कुएं की, वो 20 मीटर है, डायामीटर है आपको 7 मीटर यानी कि व्यास, और रेडियस त्रिज्या दे रखी है, वो तो हम निकाल सकते हैं। अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब जो चबूतरा है उसकी लंबाई दे रखी है 22, ठीक है, और विड्थ चौड़ाई दे रखी है 14, हमें ऊंचाई निकालनी है उसकी। ठीक है, तो चलिए सिंपल है। देखिए क्या होगा, कुएं का जितना आयतन है उतना ही प्लेटफॉर्म का आयतन होगा, यानी कि कुएं में से जितनी मिट्टी निकली है उतने ही मिट्टी से चबूतरा बन रहा है, तो मिट्टी इसकी मिट्टी और इसकी मिट्टी बराबर होगी, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वेल, यानी कि कुएं का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि
प्लेटफॉर्म का आयतन या चबूतरे का आयतन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ व्हेल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे मैंने कैपिटल ले रखा है। और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म चबूतरा होता है, चबूतरा चौकोर होता है, तो एल बी एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब सबकी वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 है, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, ये रहा आर की वैल्यू, ये रहा, ठीक है। ये देखिए 7/2 आर की वैल्यू है। अच्छा 20 जो है ये कुएं का गहराई है, ये रहा एच, ठीक है। और प्लेटफॉर्म में आपका 22 दे रखा था लंबाई, 22 लंबाई, 14 चौड़ाई, और हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट हमने लिखी नहीं। अब इनमें सारी वैल्यूज़ डाल दी, तो एच को सॉल्व करके हमने निकाल दिया। क्लियर हो दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन पे। तो एक भवन है, उसकी हमें जो है वो हाइट निकालनी है। तो इसमें हमने एक डायग्राम बनाना था, ये ऐसा बनाना था, ये बना लिया। इस चित्र में देखिए, माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर एच, ठीक है, ये रहा एच, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब इन ट्रायंगल ए बी सी डी बी सी देखिए, डी बी सी ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इसमें ये 90 डिग्री है पूरा, वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास डीबीसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए डीबीसी में एक फॉर्मूला होता है, आपको पहले भी बताया था मैंने, tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी, पी बाई के परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंबटे आधार, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। अब बी क्या है, इसमें 60 डिग्री है, ठीक है। तो tan 60 बराबर पी क्या है, पी परपेंडिकुलर इसमें 50 है, और बी सी इसका बेस है, ये वाला, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो tan 60 50/BC हो गया। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 50/BC, BC की वैल्यू आ गई 50/√3, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 30 ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्यों होगा, मैंने बताया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी, ठीक है। परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या है, बी सी। अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें फिर से हमने सारी वैल्यूज़ रखी, पुट करने के बाद में इनको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी का मान, जो बी सी देखो, यहाँ पर हमने बी सी निकाल लिया, ये रहा बी सी, ठीक है। और यहाँ पर एच की वैल्यू निकाल ली, ये रही, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी की वैल्यू रख देंगे, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। तो बी सी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो बी सी की वैल्यू ये रखी, और एच की वैल्यू आ गई 16.67 मीटर्स, ठीक है। इसका अथवा ऑप्शन फ्रॉम फिगर। अभी क्या थी कि कोई आदमी टॉप ऑफ द टावर खड़ा है, और उसका जो एंगल ऑफ डिफ्रेशन है उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया, आपको डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। तो अब इस चित्र में आप देखेंगे, ये लाइन है और ये लाइन है, आपस में पैरेलल है। ये मैंने बता दिया। तो इस पैरेलल होने से एक चीज़ आपको पता चल गई कि एंगल PAB बराबर होगा एंगल ABD के, यानी कि जो एंगल ये 30 डिग्री है, ये वाला, ये एंगल 30 डिग्री ये होगा, और जो एंगल ये 60 डिग्री है, वो एंगल 60 डिग्री ये होगा, इसलिए वो लिखा है आपको, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए। अब हम जानते हैं, वही अभी फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, लंबटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं, ए बी और डी, ये वाला, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी में क्या है, tan बी ये है, यानी कि tan 30 डिग्री, और आपका परपेंडिकुलर कितना है, एच, और बी डी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमने बी डी ले लिया। अब इसको वैल्यू को सॉल्व किया, और हमारे पास एच की वैल्यू आ गई BD/√3। अच्छा, अब इसके दूसरे पोर्शन में आ जाइए। दूसरा पोर्शन ये वाला, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। इस वाले में, इसमें भी tan C 60 डिग्री है, 60 की वैल्यू होती है √3, और परपेंडिकुलर इसमें भी H है, लेकिन बेस इसमें CD है। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया H = CD × √3। तो H की एक वैल्यू ये आ गई, H की वैल्यू एक ये आ गई। क्लियर हुआ? तो दोनों को बराबर कर लें,
भाई एच की वैल्यू ये एक है, एच की वैल्यू ये एक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इसको इक्वेट करने के बाद ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला और ये निकाला। तो लास्ट में क्या ऑप्शन आया? अच्छा ठीक है, यहाँ तक निकाल दिया। अब उसने एक चीज़ बोला था, तो बी से सी तक पहुँचने में उसको 8 सेकंड लगते हैं, तो बी सी की जगह 8 रख दिया। क्लियर हुआ? हमें सी डी निकालना है, तो बी सी पहुँचने में उसको 8 सेकंड लगते हैं, तो बी सी की जगह 8 रख दिया। बस बाकी कुछ भी नहीं करना, 8 रख दिया। 8 रखते ही अपने आप सी डी आ जाएगा। सी डी कितना गया? 4 सेकंड। यानी कि उसको एक गाड़ी को बी से सी पहुंचने में अगर 8 सेकंड लगते हैं, एक ही रफ्तार से वो सी से डी पहुंचने में 4 सेकंड लेगा। क्लियर हुआ? दोबारा बोलूँ, एक गाड़ी को बी से सी पॉइंट पहुंचने में अगर 8 सेकंड लगते हैं, उसी रफ्तार से सी से डी पहुंचने में उसको 4 सेकंड लगेंगे। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका ये मीडियन वाला। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, सारे के सारे ये टेबल आपको दे रखी थी। अब इसमें आगे एक टेबल मैंने ये बना दी। ठीक है। अब इस टेबल में आपको क्या चीज़ शो करनी है? आपको सी एफ निकालना है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं आपको बता ही रखा है। आपको पता है या नहीं पता, ये बता दीजिए। आपको पता होगा, चलिए कोई बात नहीं। मैं आपको 2-3 चीज़ें अब इसमें बताने वाला हूँ फटाफट। देखिए इसमें क्या है, जो ये सी एफ निकलता है, ये कैसे निकलता है? ये 4 का 4 रखते हैं और 4 + 7 11, 11 + 18 29, 29 + 11 40 और 40 + 6 46 और 46 और 5 51। ठीक है, एक दूसरे को जोड़ते जाते हैं। अब क्लियर हुआ? आपने पढ़ा था, याद आ गया होगा। अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एल सी एफ एफ और एच पता करना है, क्योंकि फार्मूला जो हमारा ये होता है। अब इस फार्मूले में जो चीज़ लगेंगी वो पता करना होता है, तो हमें पता करना था। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखनी थी कि इसमें एल क्या होने वाला था। तो सबसे पहले हमें ये सब निकालने के लिए ये निकालना था सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा एफ आई होता है n/2। एन हमारे पास जो है वो था 51 आया था। 51/2 आ गया 25.5। इतना समझ में आया? तो 25.5 कहाँ लाई कर रहा है? ये 29 के अंदर आएगा। ठीक है, तो यानी 29 वाला ये वाली लाइन हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी, सारे के सारे आंकड़े अब डिसाइड करेगी। क्लियर हुआ? अब एल क्या होता है? तो एल होती है हमारी ये वाली वैल्यू 145। क्लियर? जो हमारी लोअर साइड होती है इस टेबल में, सी आई क्लास इंटरवल की लोअर साइड। तो ये एल निकाल दिया। अब सी एफ क्या होता है? ये सी एफ क्या होता है? हमारा जो ये टेबल आई है ना, ये जो टेबल आई है, इस टेबल में टेबल के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू सी एफ होती है। यानी कि ये 11 हमारा सी एफ हो गया 11। अब एफ़ कितना है? 18। तो एफ़ ये फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में उसी लाइन में एफ़ हो गई हमारी 18 फ्रीक्वेंसी। और एच क्लास इंटरवल जो है वो 5-5 का है सब में, तो ये हाइट जो है इसकी 5 है। ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज़ को क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में, L + n/2 - CF/F × H। ये माध्यिका का फॉर्मूला होता है मीडियन का। तो L हमारे पास 145 है, N 25.5 था, CF 11 था, F 18 था और H 5 था। फिर सबको सॉल्व किया, यहाँ पे भी सॉल्व किया। LCM लेके कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट इसको डिवाइड करके 4.02 लिख रखा है। आप LCM भी ले सकते थे, फिर थोड़ा लंबा हो जाता। तो इसका लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा 149.02 या 149.12 जो भी है, लेकिन 149 इसका आंसर आएगा। पॉइंट के बाद कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, लाइक ज़रूर कर दे अगर आपको अच्छा लगा हो। और सॉल्यूशन आप जो बोलेंगे वो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और अपना नंबर ज़रूर हमें बताएं कि आपके इस पेपर में कितने नंबर आए हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितनी स्टडी अच्छी कर रहे हैं या फिर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आपके सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस और सारे पेपर्स इस चैनल पे अवेलेबल है। 2014 से लेके 2020 तक के सारे पेपर्स और टॉपर्स की कॉपियाँ भी। तो आप ज़रूर इस चैनल पे बने रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।